जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव करवा दिए हैं। इसमें हम पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का लेकर के आए हैं और वो भी वीडियो करवा चुके हैं। और पार्ट 2 वीडियो यानी कि 21 नंबर से आज हम ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। अगर 20 क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के 20 क्वेश्चन को देखें। तो आइए बच्चे हम शुरू करते हैं आज का क्लास यानी कि 21 नंबर से क्वेश्चन, और आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है। मैंने बताया है अच्छी तरीके से कि जो अंदर की तरफ वक्रित होता है, क्या होता है अंदर की तरफ वक्रित होता है, वो क्या कहलाता है, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है अवतल दर्पण, और बी में हो गया उत्तल दर्पण, सी में हो गया समतल दर्पण, और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, बच्चे ध्यान से देखिएगा, वह हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण के अंदर की तरफ क्या रहता है, वक्रित रहता है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, यानी कि 22 नंबर कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। देखिए, अंदर की तरफ वक्रित हो तो अवतल हो गया, और बाहर की तरफ वक्रित हो तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की तरफ क्या रहता है, तो वक्रित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि गोलीय दर्पण, देखिए ध्यान से बच्चे, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ए में मध्य कहा जाता है, बी में है ध्रुव कहा जाता है, सी में गोलार्ध कहा जाता है, या डी में हो गया अक्ष कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि ध्रुव। क्या होगा इसका आंसर, तो ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से कि क्या कहता है। कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता, कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता जो होता है वो केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो ए में है सी, है ना, बी में है पी, और सी में है ओ, और उसके बाद डी में है एफ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 24 का वह होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ओ। ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि ओ से क्या करते हैं, इसको हम लोग अक्षर से ओ से निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा कि क्या कहता है। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की गोलाकार सीमा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। द्वारक कहलाता है। ध्यान देखिएगा, थोड़ा सा द्वारक गलती लिख दिए हैं तो यहाँ पर हम सही कर देते हैं, है ना। द्वारक हो गया, वक्रता हो गया, फोकस हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा द्वारक। क्या हो जाएगा, तो द्वारक। यानी द्वारक जो है वह गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की गोलाकार सीमा का व्यास दर्पण कहलाता है। कौन, तो द्वारक। और द्वारक क्या होता है मैं आपको बताया हूं कि द्वारक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है दर्पण जो होता है ना, ये दर्पण की ये छोर और एक नीचे वाला छोर, है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों छोर के बीच की चौड़ाई को क्या बोलते हैं, तो द्वारक बोलते हैं। आप जरूर एक बार हमारी वीडियो को जाकर के देखें, वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो द्वारक होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आता है कि प्रकाश गमन करती है। कौन सा रेखा में गमन करती है प्रकाश, लाइट। तो सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, प्रकाश हमेशा हमेशा का हमेशा गमन करती है वह सीधी रेखाओं में, और यह जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की है ना स्पीड से क्या होता है, ये चलते हैं, और हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह सीधी रेखा में, किसमें गमन करते हैं, तो सीधी रेखा में गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कितना है तो 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब देखिए ध्यान से, वक्रता त्रिज्या आर कितना दे दिया गया है तो 20 सेंटीमीटर दिया गया। यूनिट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिट पर ही इधर उधर कर देता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे। आर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हमको एफ का था निकालने के लिए, तो एफ बराबर क्या होता है, आर का वक्रता का आधा होता है, यानी कि आर हम 20 कर देंगे, 2 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर कौन होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है, किरणपुंज, प्रदीप्त और या प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 28 का वह होगा ए, यानी कि प्रकाश स्रोत। क्या होगा तो प्रकाश स्रोत होगा, यानी कि प्रकाश स्रोत होता है वहां से वस्तु से प्रकाश निकलता, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार से होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कंटेक्ट में, है ना, कि ये कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक होते हैं प्रदीप्त, एक क्या होते हैं, एक होते हैं प्रदीप्त और एक क्या होते हैं अप्रदीप्त होते हैं, ठीक है। जिससे प्रकाश निकल जाए प्रदीप्त, जिसको ल्यूमिनियस कहते हैं, और जिससे प्रकाश न लिखे उसे अप्रदीप्त, जिसको नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश स्रोत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान दीजिएगा बच्चे कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरण, बहुत सारा प्रकाश आ जाए, बहुत सारा प्रकाश आ जाए, वो क्या कहलाता है, प्रकाश के किरणों के समूह क्या बोलते हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के किरण का समूह है ना, तो किरण के समूह को किरणों का समूह यानी किरण पुंज कहेंगे, क्या बोलेंगे, किरण पुंज। याद रखिएगा, किरण है, क्या है, किरण, किरण से याद है किरण, तब पुंज मतलब क्या होता है, गुच्छा, बहुत सारा, ठीक है, तो किरण पुंज होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या बताया गया है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, अब देख लेते हैं। किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा किरण आरेख, क्या होगा, किरण आरेख हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 31 नंबर में, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ध्यान से बताइएगा, अनंत होती है, शून्य होती है या 100 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ये होगा 31 का ए होगा, यानी कि अनंत होगा। क्या होगा तो अनंत होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो अनंत होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दर्पण सूत्र। क्या है अगला क्वेश्चन तो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद कर लीजिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका प्रूफ भी करा चुका हूँ, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, पहला ये ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f है। तीसरा है 1/f प्लस 1 है ना u प्लस 1/v है। अगला है कि 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, याद करने का ट्रिक, सबसे पहले देखिए माइनस वाला जो होगा उसका हटा दीजिए, क्योंकि ये लेंस के लिए होता है। मगर यहाँ पर बाहर में क्या 1/f होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1/f, और बाहर आपको 1/f कौन दिख रहा है तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये तो दिख नहीं रहा, तो ये दोनों क्या होगा, ऑप्शन आपका गलती हो जाएगा, दोनों क्या होगा गलती, और माइनस वाला तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ए होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। तो इस तरीके से आप दिमाग लगाकर पकड़ सकते हैं, कन्फ्यूज जाएगा नहीं, ठीक है बच्चे, ध्यान से मतलब टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जो नाई जो होते हैं, नाई हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, केस कटवा जाते हैं हनी सिंह जैसा, ठीक है, स्टाइलिश केस कटवाते हैं, अच्छी बात है, केस कटवाइए मगर अच्छे से कटवाइए, मगर उसके साथ नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, पहला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा तो अवतल दर्पण, क्योंकि
अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है बच्चे बताइएगा कि यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है तो वस्तु से बड़ा बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु से बड़ा बनाता है। समतल क्या बनाता है तो बराबर बनाता है। वस्तु क्या बनाता है? बराबर बनाता है। उत्तल क्या बनाता है तो वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यानी कि धनात्मक जो होती है वह किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? एफ जो होती है धनात्मक पॉजिटिव जो होती है वह किसका? तो उत्तल दर्पण का। किसका होगा? तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बताया गया है कि किस दर्पण में, देखिए ध्यान से देखिएगा, कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी तुरंत मैंने बताया है कि किस में छोटा होगा, आप लोग बताइए सही से। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो बच्चे किससे बनते हैं? उत्तल दर्पण में। किससे बनेंगे? तो उत्तल दर्पण में बनते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब? ऑप्शन है सीधा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा या उल्टा दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना वो क्या बनेगा? तो सीधा, मतलब सीधा बनेगा। क्या बनेगा? तो सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, अब देखिए ऋणात्मक आ गया, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस, है ना, प्रतिबिंब क्या होगी? अब देखिए ध्यान से, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। यानी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति क्या? प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव नेचर वही बताते। क्या होगा? तो वास्तविक होगा, रियल होगा, और क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बताता है कि क्या बताता है कि निम्न में से, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप 108 मत समझिएगा, यहाँ पर मैंने, है ना, 10 के पावर क्या लिखे हैं? तो 8 लिखे हैं। अब यहाँ पर आपको फंसाने के लिए क्या क्या यूनिट को देखो, क्या क्या किया यूनिट को। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, और यहाँ किलोमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, सब तो सेम सेम डिजिट है, पर यहाँ पर मीटर पर सेकेंड यही एक सही होगा, बाकी सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं, तीनों गलत हो जाएगा। और एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए बच्चे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा 2 होगा, क्योंकि अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं। जो अपवर्तन क्लास, प्रकाश का अपवर्तन अब नहीं पढ़ा है, अब हम इसका क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वह बताता है कि किस दर्पण का उपयोग पीछे दृश्य दर्पण, देखो पीछे मतलब क्या? साइड मिरर। क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, है ना, साइड मिरर। किस में? तो साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं वह उसमें जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग दर्पण में जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो होता है वो उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा ना वो छोटा बनाएगा। और क्या बनाएगा? वो वस्तु से छोटा बनाएगा मगर काट करके फिगर नहीं लाएगा, वो पूरा फिगर को दिखा देता है ना। पीछे जो गाड़ी आते रहती है वो गाड़ी को पूरा पूरा दिखा देता है, इसलिए इसका मतलब उसमें यूज किया जाता है।
तो इतना ही आपका क्वेश्चन हो गया और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत हुआ है। अगर आप इसी तरह का वीडियो अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल आप लोग का चैनल यानी कि सक्सेस बोर्ड है ना, सक्सेस बोर्ड को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और विश्वास एक बार कीजिए, ठीक है। मैं आशा के साथ कहता हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आप लोग को कवर कराऊंगा। जय हिंद।